Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to study fundamental concepts of geometry. But before we study fundamental concepts of geometry, let's see what is geometry. Geometry मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो आपको किसी भी चीज़ के साइज, उसके शेप, उसके एंगल और उसके डायमेंशन के बारे में बताती है। हम सबसे पहले इंडक्टिव रीजनिंग को पढ़ेंगे ज्योमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को स्टार्ट करने से पहले। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट इज आफ्टर ऑब्जर्विंग अराइविंग एट अ जनरल रिजल्ट इज नोन एज इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। यानी हम बात करें, अगर हम कुछ सैंपल लेते हैं, कुछ चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, मैंने बहुत सारे पत्ते इकट्ठे किए और उन पत्तों को ऑब्जर्व करने के बाद मैंने ये डिसाइड किया कि तमाम पत्ते हरे रंग के होते हैं। या इसी तरीके से अगर हम दूसरी मिसाल समझना चाहते हैं, मैंने क्लास में उन बच्चों को ऑब्जर्व किया जिनके माँ बाप पढ़े लिखे थे और मैंने ये देखा कि पढ़े लिखे माँ बाप के बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादा बेहतर नज़र आ रहा था। ये दो मिसालें देख के हमने जब जनरली चीज़ों को ऑब्जर्व किया और जनरली चीज़ों को ऑब्जर्व करने के बाद हमने एक कंक्लूजन दिया, इसे हम इंडक्टिव मेथड कहते हैं। लेकिन इंडक्टिव मेथड में एक प्रॉब्लम है। अगर आपका सैंपल साइज, यानी जैसे हमने कहा कि तमाम पत्ते हरे रंग के हैं और आप ये जानते हैं कि तमाम पत्ते हरे रंग के नहीं होते, इसका मतलब ये है कि जो हमने 30, 40, 50 या 100 हमने पत्तों का सैंपल इकट्ठा किया था, हमने शायद सारे हरे रंग के इकट्ठे किए, इसलिए हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ कर दिया। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो मैंने आपको दी कि जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं उनके बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा है, तो हो सकता है कि हमने जिन बच्चों को अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हो, यानी जिनको हमने देखा हो, स्टडी किया हो, वो बच्चे एकेडमिक में बहुत ज़्यादा अच्छे थे, उनका एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा था। लेकिन ये हमेशा होना ज़रूरी नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हों लेकिन उनके बच्चों का एकेडमिक रिकॉर्ड अच्छा ना हो। तो जब हम जनरल एक कंक्लूजन विड्रॉ करते हैं इंडिविजुअल को ऑब्जर्व करते हुए, तो उसे हम इंडक्टिव रीजनिंग मेथड कहते हैं। इस मेथड की ये जो मैंने आपको खामी बताई, इसकी वजह से इसे मैथमेटिक्स में इतना प्रेफर नहीं किया जाता। इसके बजाय हम प्रेफर करते हैं, जब हम ज्योमेट्री पढ़ें या मैथमेटिक्स की किसी भी ब्रांच को पढ़ें, तो हम उसमें डिडक्टिव रीजनिंग को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग हमें बताती है कि इन दिस मेथड वी डिड्यूस पर्टिकुलर रिजल्ट फ्रॉम द जनरल रिजल्ट। यानी हम क्या देखते हैं कि हम पर्टिकुलर रिजल्ट निकालते हैं एक जनरल स्टेटमेंट से। जैसे मैंने आपके सामने एक मिसाल लिखी है कि मैन इज मॉर्टल, कि इंसान फ़ानी है। अगर मैं कहता हूँ कि इंसान फ़ानी है तो मैं डिफरेंट बच्चों के नाम ले सकता हूँ। मैं कह सकता हूँ कि यासिर भी फ़ानी है, हाशिर भी फ़ानी है, फ़लाँ बच्चा भी फ़ानी है। यानी हम किसी भी बच्चे की मिसाल लेके कह सकते हैं कि हम तमाम इंसानों ने एक दिन मर जाना है और ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी, और ये हम एक कंक्लूजन दे सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक और मिसाल लूँ, मैं कहूँ कि सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री, तो फिर मैं कहूँगा कि एंगल, अगर मैं बात करूं ट्राइंगल PQR की, तो PQR ट्राइंगल के अगर मैं तीनों एंगल को प्लस करूं, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, तो ये 180 डिग्री बनाएंगे। अगर मैं अगर ट्राइंगल की बात करूं ABC और इसके एंगल लूं, यानी एंगल A, एंगल B और एंगल C, और इन्हें ऐड करूं तो ये भी 180 डिग्री बनाएंगे। तो हम जब बात करते हैं सेकेंड रीजनिंग की, जो कि क्या है? डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग में हम बात करते हैं एक जनरल इंडिविजुअल की, यानी हम पर्टिकुलर से जनरल रिजल्ट जो है वो कंक्लूड करते हैं। अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिडक्टिव मेथड पढ़ेंगे। 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं डिडक्टिव मेथड की, इनको देखते हैं कि क्या हैं। नंबर 1 हमें क्या बता रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक? सर्टेन कॉन्सेप्ट्स आर accepted without definition called undefined terms such as points, line या स्पेस या प्लेन की हम बात कर सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट्स ऐसे होते हैं जो हम डायरेक्टली एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके लिए हम किसी डेफिनेशन की डिमांड नहीं करते। जैसे अगर मैं कहूँ कि पॉइंट, तो आप सब जानते हैं कि पॉइंट एक डॉट को कहते हैं, उसके लिए आप डेफिनेशन डिमांड नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँगा लाइन, तो आप कहेंगे स्ट्रेट जो एक ड्रॉ की भी होती है उसे लाइन कहा जाता है। ये जो अनडिफाइंड टर्म्स हैं इनको डायरेक्टली एक्सेप्ट किया जाता है, ये एक कैरेक्टरिस्टिक है। सेकंड, इसके बाद हम देखेंगे अनडिफाइंड टर्म्स जब हम समझ
लेते हैं, सो विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स सर्टेन स्टेटमेंट्स आर एक्सेप्टेड, दीज आर कॉल्ड फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। अब कुछ जब हम अनडिफाइंड टर्म्स को लेते हैं और उनको आपस में ज्वाइन करते हैं तो उनसे कुछ फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बनते हैं। तो पहला हमारे पास था अनडिफाइंड टर्म्स, फिर उससे हमने कुछ अनडिफाइंड टर्म्स को इकट्ठा करके फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बनाए। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स वो एग्रीमेंट्स हैं जो दो टाइप्स के हैं। हम दोनों टाइप्स को अलग तरीके से समझते हैं। फर्स्ट टाइप क्या है? एक्सियम्स। एक्सियम्स क्या कहलाते हैं? एक्सियम्स वो फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं जो रिलेट करते हैं नंबर्स से। अगर मैं कहूं कि a एक नंबर है और b भी एक नंबर है, तो a अगर b के बराबर है, तो जब मैं कहूँगा a b के बराबर है, तो अगर मैं दोनों साइड को c से मल्टीप्लाई करूँ, इसे भी c से मल्टीप्लाई करूँ और इसे भी c से मल्टीप्लाई करूँ, तो ये आपस में बराबर रहेंगे। ये ऐसा ही है जैसे मैं से कहूँ कि इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करें और इसे भी 2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये तब भी आपस में बराबर रहेंगे। इसे हम कहते हैं एक्सियम, यानी ये फंडामेंटल एग्रीमेंट है जो नंबर्स को डिफाइन करता है। या ऐसा ही एक और एक्सियम देखते हैं, वो क्या कहता है? एवरी नंबर इज इक्वल टू इटसेल्फ, यानी हर नंबर अपने बराबर है। 10 के बराबर है, 4 के बराबर है, 0 के बराबर है, -2 के बराबर है, यानी हर नंबर अपने बराबर है। ये एक्सियम कहलाता है और तमाम एक्सियम्स फंडामेंटल एग्रीमेंट्स कहलाते हैं। फिर फंडामेंटल एग्रीमेंट की नेक्स्ट टाइप हम पोस्टुलेट पढ़ते हैं। पोस्टुलेट भी फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं, लेकिन इनका ताल्लुक होता है ज्योमेट्रिकल फिगर से। डिफरेंस क्या हुआ? एक्सियम का ताल्लुक है नंबर से और पोस्टुलेट का ताल्लुक है ज्योमेट्रिकल फिगर से। ज्योमेट्रिकल फिगर में हम क्या कह सकते हैं? जैसे एक स्टेटमेंट आपके सामने लिखा हुआ है, ये एक फंडामेंटल एग्रीमेंट स्टेटमेंट है। हम कहेंगे कि ओनली एंड ओनली वन लाइन passes through two distinct points। अगर मैं इसकी मिसाल आपको देना चाहूँ, मैं कहूँगा ये एक पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है। अब इसके बीच में से सिर्फ और सिर्फ एक लाइन ही गुजर सकती है। ये एक फंडामेंटल एग्रीमेंट है, ये एक पोस्टुलेट है। हम कहेंगे इसके अलावा अनलिमिटेड लाइंस कैन पास थ्रू अ पॉइंट। अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ पॉइंट, इस पॉइंट में से आप कितनी लाइंस को पास कर सकते हैं? आप अनलिमिटेड लाइंस को इसमें से पास कर सकते हैं। आप जितनी लाइंस चाहें इसमें से पास कर सकते हैं। ये कहलाता है पोस्टुलेट। तो हमने देखा, पहले हमने पढ़ा अनडिफाइंड टर्म्स और फिर हमने पढ़ा कि अनडिफाइंड टर्म्स से हम कुछ फंडामेंटल एग्रीमेंट्स बनाते हैं। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स हैं, दो किस्म के हैं। एक्सियम्स का ताल्लुक नंबर से, जबकि पोस्टुलेट का ताल्लुक ज्योमेट्रिकल फिगर से है। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक, अब इन दोनों को कंबाइन करें विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म and fundamental terms, other concepts are defined which are called defined terms। यानी जब हम दोनों चीज़ों को लेते हैं, undefined terms को लेते हैं और fundamental agreements को लेते हैं, तो इसको मिला के हम बनाते हैं defined terms। ऐसी terms जिनको define किया गया जाता है। जैसे for example मैं कहूँ कि rectangle, आप इसकी definition बता सकते हैं। parallelogram, आप इसकी definition बता सकते हैं। triangle, उसकी आप definition बता सकते हैं। किसी भी फिगर की आप डेफिनेशन बता सकते हैं। तो जो आप डेफिनेशन बताएंगे उसे डिफाइंड टर्म कहा जाएगा। तो हम यहाँ एक डिफाइंड टर्म देख लेते हैं। मैंने एक ही एग्जाम्पल लिखी है, आप कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जैसे आप कह सकते हैं कि अ फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ ट्राइंगल, और अ फिगर विच हैज ओनली 3 एंगल्स इज कॉल्ड ट्राइंगल। या यहाँ मैंने लिखा अ पैरेललोग्राम विच हैज साइड्स इक्वल और ऑल साइड्स इक्वल, आप जिस तरह कहना चाहें, इज कॉल्ड रोम्बस। रोम्बस कैसी फिगर कहलाती है? एक ऐसी फिगर जो कि हम कहेंगे जिसकी सारी की सारी साइड्स आपस में बराबर हैं, उसे हम रोम्बस कहते हैं। फिर रोम्बस के अलावा हम कह सकते हैं कि पैरेललोग्राम की और भी टाइप्स हैं, हम उनको भी डिफाइन कर सकते हैं। अब हमने 3 चीज़ें देखी। सबसे पहले आए अनडिफाइंड टर्म, फिर आए फंडामेंटल एग्रीमेंट्स। फंडामेंटल एग्रीमेंट्स में हमने एक्सियम्स और पोस्टुलेट्स को पढ़ा और फिर हमने इन दोनों को मिला के डिफाइंड टर्म्स बनाई। अब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ अनडिफाइंड टर्म्स, पोस्टुलेट्स जो कि फंडामेंटल एग्रीमेंट्स हैं, एंड डिफाइंड टर्म्स। अदर स्टेटमेंट्स आर डेवलप्ड एंड प्रूव्ड एंड दीज स्टेटमेंट्स आर कॉल्ड प्रोपोजिशंस और थ्योरम्स, जो कि हम
आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। थ्योरम्स हम इन तमाम चीज़ों को कंबाइन करके डेवलप करते हैं, स्टेटमेंट्स को, फिर उनको प्रूफ किया जाता है, तो ये कहलाता है थ्योरम या प्रोपोजिशन। अब इसके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। थ्योरम किसी भी किस्म का हो सकता है। यू कैन रिप्लेस दिस स्टेटमेंट, आप एग्जाम्पल को दूसरी एग्जाम्पल से रिप्लेस भी कर सकते हैं। मैंने आपके सामने एक थ्योरम लिखा, आप कोई और थ्योरम की स्टेटमेंट भी यहाँ लिख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है, इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रेंट, यानी अगर एक ट्राइंगल देखी जाए उसमें दो साइड बराबर हैं तो उनके अपोजिट बनने वाले एंगल भी आपस में बराबर होंगे। एंगल्स अपोजिट टू दीज साइड्स आर ऑल्सो कॉन्ग्रेंट। मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल ड्रॉ करता हूँ। सपोज करते हैं कि ये एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये साइड और ये साइड सपोज अगर ये आपस में बराबर है तो हम कहेंगे कि हमें प्रूफ ये करना होगा कि इसके अपोजिट एंगल ये है, इसके अपोजिट एंगल ये है। फिर हमें प्रूफ करना होगा कि जब ये साइड्स बराबर हैं तो हमें एंगल्स को भी बराबर करना पड़ेगा। यानी जब हम बात करते हैं डिफाइंड टर्म्स की तो वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं। जब हम बात करते हैं फंडामेंटल एग्रीमेंट्स की, जिसमें हम ज्योमेट्री के हिसाब से जब बात करते हैं पोस्टुलेट की, तो वो ऐसे स्टेटमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रूव्ड होते हैं या जिनको प्रूव करने की हमें ज़रूरत नहीं होती। और अनडिफाइंड टर्म्स, अंडरस्टूड टर्म्स होती हैं, उन्हें भी डिफाइन नहीं किया जाता। लेकिन जब हम बात करते हैं थ्योरम्स की तो हम इन तमाम चीज़ों की हेल्प लेते हुए थ्योरम को प्रॉपर तरीके से प्रूव करते हैं। और आप, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि आने वाली वीडियोज़ में जब आप थ्योरम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि हम डिफरेंट पोस्टुलेट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स वगैरह लेके और डिफाइंड टर्म्स, अनडिफाइंड टर्म्स की मदद से हम अपने थ्योरम को प्रूव करेंगे। अब हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने इनके लिए अनडिफाइंड टर्म का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, लेकिन ये याद रखिएगा कि ये अपने अंदर कुछ डेफिनेशंस रखते हैं, यानी हम इन्हें किसी न किसी तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ पॉइंट। अ पॉइंट इज़ अ स्मॉल डॉट एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर। हम देखते हैं कि पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं है, यानी इसका कोई रुख नहीं है। अगर आप पॉइंट लिखेंगे तो एक डॉट लगा के उसका नाम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखेंगे। ये बात याद रखेंगे कि आप कभी यहाँ स्मॉल लेटर यूज़ नहीं करेंगे। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं लाइन सेगमेंट को। लाइन सेगमेंट इज़ अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स। यहाँ ध्यान रखिएगा, स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स, यानी ये एक लाइन है। आप देख सकते हैं कि इसमें बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन ये एक स्ट्रेट पाथ है। स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स है विच हैज़ टू एंड पॉइंट्स, यानी स्टार्ट हो रहा है ए से और ख़त्म हो रहा है बी पे। या आप दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि बी से स्टार्ट हो रहा है और ए पे ख़त्म हो रहा है। जिस तरीके से ये लाइन सेगमेंट बना हुआ है, इसको शो भी और रिप्रेजेंट भी हम ऐसे ही करते हैं। जैसे हमने लिखा ए बी और ऊपर इसी तरीके से लाइन सेगमेंट लगा दिया, और इसे आप बी ए भी कह सकते हैं और इसे लाइन सेगमेंट लगा दिया। आप इसे दोनों तरीकों से लिख सकते हैं। ये कंडीशन आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते, यानी आप इसे जैसे ए बी और बी ए लिख सकते हैं। इस तरह कुछ आगे आप पढ़ेंगे, हर जगह इस टर्म को आप अप्लाई नहीं कर सकेंगे। आपने लाइन सेगमेंट के बाद रे को देखना है। रे एक स्ट्रेट लाइन है या स्ट्रेट पाथ है, और ये भी पॉइंट्स है, अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ वन एंड पॉइंट। आप देखें ये ए से स्टार्ट हुआ और ये बी पे ख़त्म नहीं हुआ, बल्कि ये इससे आगे एरो का साइन ये शो कर रहा है कि ये आगे इनफाइनाइट है या आगे चलता चला जा रहा है। आप इसलिए इसे सिर्फ एक ही तरीके से लिख सकते हैं। आप इसे ए भी लिख सकते हैं, बी ए नहीं लिख सकते। जो रे जिस तरीके से बनी है वैसा ही इसका सिंबल आएगा। इसे आप हाफ लाइन भी कह सकते हैं। कभी आपसे हाफ लाइन की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप रे की ही डेफिनेशन लिखेंगे। जब हम बात करते हैं इसके बाद लाइन सेगमेंट की, अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स विच हैज़ नो एंड पॉइंट, यानी इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये ए से बियॉन्ड जा रहा है और बी से भी बियॉन्ड एरो का साइन जा रहा है। इसका मतलब कि इसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है और कोई एंड पॉइंट नहीं है। हम इसे कह सकते हैं ए बी, और बिल्कुल ऐसा ही सिंबल जिस तरीके की इसकी शेप है वैसे ही हम ऊपर सिंबल के तौर पे रिप्रेजेंट करेंगे, और इसे भी बी ए लिख सकते हैं। जैसे मैंने आपको कहा, इसे आप ए बी और बी ए लिख सकते हैं, इसे भी ए बी और बी ए लिख सकते हैं। इनके डिफरेंसेस को आप देख सकते हैं, लेकिन आप रे को सिर्फ ए भी लिख सकते हैं, बी ए नहीं लिख सकते। जिस टाइप का वो आपको दिया जाएगा उसी तरीके से आप उसको लिखेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं को इंसिडेंट
पॉइंट्स, को इंसिडेंट वर्ड जैसे आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ऐसा ही है। को इंसिडेंट पॉइंट्स का मतलब है कि दो पॉइंट्स जो सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हो, एक ही जगह को रिप्रेजेंट करते हो, उन्हें को इंसिडेंट पॉइंट कहा जाता है। सिंबॉलिकली हम P इक्वल्स Q लिखेंगे क्योंकि ये एक ही पॉइंट के दो नाम हैं या एक ही लोकेशन के ऊपर दो पॉइंट मौजूद हैं, तो इसे हम को इंसिडेंट पॉइंट्स कहेंगे। ऐसे ही को इंसिडेंट लाइंस हैं, यानी ऐसी लाइंस, दो लाइंस जो कि सेम लोकेशन को रिप्रेजेंट करती हैं, सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, उन्हें हम को इंसिडेंट लाइंस कहेंगे। सिंबॉलिकली यहाँ पे हमने लिखा लाइन 1 इक्वल्स लाइन 2। यहाँ एक पॉइंट आप जहन में रखिएगा कि हम जैसे बात कर रहे थे, बेसिक पॉइंट था कि पॉइंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। यहां भी हमने जितने पॉइंट्स लगाए हमने उन्हें कैपिटल लेटर से ही नाम दिया, लेकिन जब हम कंप्लीट लाइन की बात करेंगे, जैसे ये एक लाइन दी जा रही है, तो मैं इस कंप्लीट लाइन का एक नाम रख सकता हूं, जैसे मैं इसे कह सकता हूं L1, तो मैं इसे हमेशा स्मॉल लेटर से लिखूंगा, कैपिटल लेटर से नहीं लिखूंगा। आगे मजीद डेफिनेशंस को देखते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स हैं। कोलिनियर पॉइंट्स कौन से पॉइंट्स होते हैं? ऐसे पॉइंट्स जो एक ही लाइन के ऊपर मौजूद होते हैं उन्हें कोलिनियर पॉइंट्स कहा जाता है। जैसे ये आपके सामने मौजूद हैं, 3 पॉइंट्स हैं, तीनों पॉइंट्स एक ही लाइन पे मौजूद हैं, तो A, B एंड C आर कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट्स। और अगर एक लाइन पे मौजूद नहीं होंगे तो उन्हें हम नॉन कोलिनियर पॉइंट्स कहेंगे। जैसे A, B एंड C आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। The points that do not lie on the same line are called non-collinear points। फिर हम बात करते हैं प्लेन की। प्लेन कहते हैं एक फ्लैट सरफेस को। जब हम प्लेन को डिस्कस करेंगे तो हम कुछ कॉन्सेप्ट्स को भी रिवाइज कर लेते हैं और मज़ीद उन्हें समझ लेते हैं। जैसे पॉइंट की हमने बात की तो पॉइंट के लिए हमने वर्ड यूज़ किया था डायमेंशन, यानी इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरीके से जब हम लाइन, सेगमेंट, रे, लाइन, इनकी जब हम बात करेंगे तो हम कहेंगे कि इसकी 1 डायमेंशन है, एक डायमेंशन है इसकी। लेकिन जब हम बात करते हैं प्लेन की तो प्लेन बेसिकली फ्लैट सरफेसेस होती हैं जिन्हें प्लेन कहा जाता है। जैसे व्हाइट बोर्ड आपके सामने मौजूद है, इसके फ्लैट सरफेस है तो हम इसे प्लेन कह सकते हैं। एटलीस्ट 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमिन अ प्लेन। कम से कम 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे तो वो एक प्लेन बनाएंगे। जैसे मैं आपके सामने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लगाता हूं और इन्हें आपस में ज्वाइन करते हैं। जब हमने इन्हें आपस में ज्वाइन किया तो आपने देखा कि एक प्लेन बन गया, यानी ये एक ट्रायंगल बन गई। इससे हम कहते हैं ये 2 डायमेंशनल है। जितनी भी प्लेन फिगर्स होती हैं वो सब की सब 2 डायमेंशनल हैं। जैसे हम स्क्वायर की बात कर लें, रेक्टेंगल की बात कर लें, या हम ट्रायंगल की बात करें, सर्कल की बात करें, ये सब के सब प्लेन शेप्स हैं जिनको हम कहेंगे कि 2 डायमेंशन शेप्स हैं। एक और कॉन्सेप्ट भी समझ लीजिएगा, जितनी भी सॉलिड शेप्स होती हैं वो 3 डायमेंशन शेप्स ही होती हैं। अब हमने देखा कि पॉइंट 0 डायमेंशन है, यानी नो डायमेंशन है। लाइन, रे, लाइन सेगमेंट 1 डायमेंशन है। प्लेन्स जितने भी हैं वो तमाम के तमाम शेप्स 2 डायमेंशनल हैं, जबकि जितनी सॉलिड शेप्स हैं वो 3 डायमेंशनल हैं। अब हम देखते हैं बिटवीन और बियॉन्ड। ये जैसे आप ग्रामर में बिटवीन और बियॉन्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, या पॉइंट्स के लिए भी बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है। अगर 3 कोलिनियर पॉइंट्स आपको दिए जा रहे हैं, इन 3 कोलिनियर पॉइंट्स में आप कहेंगे कि B इज बिटवीन A एंड C एंड C इज बियॉन्ड A एंड B। इसी तरह इसको बियॉन्ड और बिटवीन पॉइंट्स का नाम दिया जाता है। अब हम समझते हैं कॉन्वेक्स सेट को। कॉन्वेक्स सेट क्या है? अ सेट ऑफ पॉइंट्स इन अ प्लेन। जैसे आपको ये एक प्लेन नज़र आ रहा है, इसमें सेट ऑफ पॉइंट्स है A और B। ये जब आपस में एक लाइन ज्वाइन कर रहे हैं तो इसे कॉन्वेक्स सेट कहा जाता है। कॉन्वेक्स सेट की एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, रे, लाइन और लाइन सेगमेंट हैं। फिर हम बात करते हैं अपोजिट रेज की। जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले समझा कि रे जो है वो एक एंड पॉइंट रखती है और सेकंड उसका इनफाइनाइट पॉइंट होता है। अगर 2 रेज आपस में इस डायरेक्शन में है कि वो बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट हैं और कोलिनियर हैं तो उन्हें अपोजिट रेज कहा जाता है। सो लेट्स रीड आउट द डेफिनेशन। क्या लिखा है? 2 रेज AB एंड AC आर सेड टू बी अपोजिट रेज। ये 2 रेज हैं, यानी यहाँ से AB और AC 2 रेज हैं
और ये अपोजिट हैं इफ़ दे आर कोलिनियर, ये बिल्कुल एक ही लाइन पे मौजूद हैं तो इन्हें कोलिनियर कहेंगे। दे हैव अ कॉमन एंड पॉइंट, इनका एक कॉमन एंड पॉइंट मौजूद है और ये वाहिद इनका कॉमन एंड पॉइंट है। देयर इंटरसेक्शन इज द ओनली कॉमन एंड पॉइंट, ये पॉइंट वाहिद एंड पॉइंट है तो इन्हें अपोजिट रेस कहा जाएगा। फिर हम कहते हैं पार्टीशन ऑफ अ प्लेन, फ्लैट सरफेसेस आर कॉल्ड प्लेन्स। हम देख रहे हैं कि ये एक प्लेन बना हुआ है, इसमें एक हमने लाइन ड्रॉ की जिसका नाम L था, इसने इसका पार्टीशन कर दिया और पार्टीशन करने से हमने कहा कि H1 और H2 दो सबसेट्स बन गए और इस प्लेन का नाम अल्फा है। प्लेन का नाम आप अल्फा, बीटा, गामा इस तरह रख सकते हैं और यही नाम जो है हमने इसको दिया अल्फा का। यहाँ दो पार्टीशन बने, इन्हें हम सबसेट्स कह सकते हैं और अगर ये इक्वली डिवाइड हो रहा है तो हम इसे हाफ जो है प्लेन भी कह सकते हैं, यानी H1 हाफ प्लेन है और H2 हाफ प्लेन है। फिर इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एंगल्स को। एंगल की डेफिनेशन मुख्तलिफ हो सकती हैं, जैसे अगर मैं कहूँ कि अमाउंट ऑफ टर्निंग और रोटेशन इज़ कॉल्ड एन एंगल, लेकिन जो डेफिनेशन आपकी बुक में दी है मैंने आपके सामने वही डेफिनेशन लिखी है। एन एंगल इज़ अ यूनियन ऑफ टू नॉन कोलिनियर रेज हैविंग अ कॉमन एंड पॉइंट। आप देखें कि ये नॉन कोलिनियर रेज हैं, OA एक रे है और OB सेकेंड रे है, ये आपस में नॉन कोलिनियर रेज हैं, यानी एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं कर रही और इनके दरमियान जो ये गैप है या ये जो डिस्टेंस है इसको एंगल कहा जाता है। एंगल को समझते हुए आप इसके नाम को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। पहले देखें, ये सिंबल एंगल के लिए है और ये सिंबल लेस देन के लिए है। मैथमेटिक्स इज ऑल अबाउट सिंबल्स, आप कभी भी सिंबल की मिस्टेक नहीं करेंगे। जहाँ लेस देन का साइन लगना हो आप एंगल नहीं लगा सकते, जहाँ एंगल लगना हो वहाँ आप लेस देन का साइन नहीं लगा सकते। एंगल का नाम कैसे दिया जाएगा, जैसे ये एक एंगल है, आप इसे एंगल O भी कह सकते हैं, आप इसे एंगल AOB भी कह सकते हैं, एंगल BOA भी कह सकते हैं। इन तीनों तरीके से इसको नाम दिया जा सकता है। इस पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से नोट डाउन कीजिएगा क्योंकि जब हम थ्योरम पढ़ेंगे तो वहाँ पे एंगल्स को बार बार नाम दिया जाएगा। इन तीनों मेथड्स में से किसी भी मेथड से नाम दिया जा सकता है, तो आपको ये तीनों तरीके पता होने चाहिए ताकि जब किसी स्टेप में एंगल का नाम लिखा हो तो आपको मालूम है कि ये एंगल का नाम किस तरीके से दिया गया है। एंगल की टाइप्स डिस्कस करते हैं। एक्यूट एंगल है, एक्यूट एंगल ऐसा एंगल है जो लेस देन 90 डिग्री है, डिग्री का साइन एंगल के साथ ज़रूर लगाएंगे। एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री और ये उसकी डायग्राम या फिगर आपके सामने बनी हुई है। इसमें आप देखते हैं। फिर नेक्स्ट है राइट एंगल, एन एंगल ऑफ 90 डिग्री इज़ कॉल्ड राइट एंगल और ये राइट एंगल है। याद रखिएगा कि जब भी एक रे दूसरी रे के ऊपर या एक लाइन दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती है तो वो आपस में परपेंडिकुलर होती है, परपेंडिकुलर का साइन है। अगर आपसे परपेंडिकुलर की डेफिनेशन पूछी जाए तो आप कह सकते हैं कि व्हेन वन लाइन मेक्स 90 डिग्री एंगल ऑन द अदर लाइन दे आर सेड टू बी परपेंडिकुलर ऑफ ईच अदर। हम यहाँ देख रहे हैं कि OA और OB आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर भी हैं। परपेंडिकुलर में 90 डिग्री एंगल ज़रूर बनेगा। 90 डिग्री एंगल के लिए आप स्मॉल बॉक्स बनाते हैं, बाकी सब में आप राउंड करते हैं। फिर इसके बाद है ऑब्ट्यूस एंगल, एन एंगल विच इज़ मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ये ऑब्ट्यूस एंगल आपके सामने मौजूद है, ये उसकी फिगर है। नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, स्ट्रेट एंगल, एन एंगल ऑफ 180 डिग्री इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल। यहाँ से लेके यहाँ तक एक रे है और यहाँ से लेके यहाँ तक सेकंड रे है और इनके दरमियान बनने वाला एंगल है, ये एक स्ट्रेट लाइन पे मौजूद है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहेंगे। अब हम रिफ्लेक्स एंगल के बारे में बात करते हैं। रिफ्लेक्स एंगल एक ऐसा एंगल होता है जो 180 डिग्री से ज़्यादा और 360 डिग्री से कम हो। अब इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, एन एंगल विच इज़ मोर देन 180 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। अब आप देख सकते हैं कि रिफ्लेक्स एंगल कैसे है। ये 180 डिग्री एक स्ट्रेट लाइन एंगल है, ये इससे भी नीचे चला गया, ऊपर ये एंगल इसको शो कर रहा है, ये एक रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। रिफ्लेक्स एंगल में जब हम 360 डिग्री की बात करते हैं तो यहाँ एक पॉइंट समझ लेने की ज़रूरत है कि 360 पे आके सर्किल कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं इसे कहूँ कि ये एक आर्म है और जो कि रोटेट कर रहा है तो
तो ये रे जो जब रोटेट करती चली जाएगी तो जब ये कम्प्लीटली यहाँ पे आ जाएगी, इसको टच करेगी तो 360 डिग्री कंप्लीट हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि एक फुल सर्कल 360 डिग्री का होता है। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आप अपने जहन में रखेंगे। फिर हम डिस्कस करते हैं इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल को। बहुत आसान टर्म है। इंटीरियर ऐसा एंगल जो किसी फिगर के अंदर मौजूद है और एक्सटीरियर एंगल वो जो किसी फिगर के बाहर मौजूद है। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये एंगल एक एक्सटीरियर एंगल है और ये एंगल एक इंटीरियर एंगल है, और इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि एन एंगल दैट इज ऑन द साइड इनसाइड ऑफ अ शेप इज कॉल्ड इंटीरियर एंगल एंड एन एंगल दैट इज ऑन द आउटसाइड ऑफ अ शेप इज कॉल्ड एन एक्सटीरियर एंगल। फिर हम एडजेसेंट एंगल की बात करते हैं। एडजेसेंट एंगल्स बेसिकली दो एंगल हैं जो एक साथ होते हैं, ज्वाइन होते हैं। जैसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये एडजेसेंट एंगल की डायग्राम है। एडजेसेंट एंगल में ये एक एंगल दिया है और ये दूसरा एंगल है। अगर आप इसे एंगल 1 का नाम दें और इसे एंगल 2 का नाम दें तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों में एक कॉमन आर्म मौजूद है। यानी ये जो रे है, ये रे दोनों में कॉमन है। ये रे इस एंगल के लिए भी है, यानी यहाँ से यहाँ तक ये एंगल बन रहा है, और इसमें भी ये कॉमन आर्म कहलाती है, और ये इसका वर्टेक्स कहलाता है। ये वर्टेक्स भी कॉमन है और आर्म भी कॉमन है। तो इसी को, दोनों बातों को जहन में रखते हुए हम डेफिनेशन को समझेंगे कि टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन आर्म एंड अ कॉमन वर्टेक्स। इनमें एक कॉमन आर्म और एक कॉमन वर्टेक्स है, जिनकी वजह से ये एडजेसेंट एंगल कहलाते हैं। एडजेसेंट एंगल फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं, यानी अगर हम उसको कैटेगराइज करना चाहें, अगर दो एडजेसेंट एंगल आपस में मिलके 90 डिग्री बनाएंगे तो वो एंगल कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसी तरह अगर दो एडजेसेंट एंगल मिलके 180 डिग्री बनाएं तो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो हम कह सकते हैं कि टू angles or two adjacent angles when their sum is 90 degree they are called complementary angles। और आपके सामने ये मौजूद है, देखें कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है, यानी ये एडजेसेंट एंगल थे, ये एंगल 1 और एंगल 2। लेकिन क्योंकि ये परपेंडिकुलर लाइन बना रहा है, जैसे मैंने आपको राइट एंगल में बताया था कि परपेंडिकुलर लाइन बनेगी, तो परपेंडिकुलर लाइन हमेशा 90 डिग्री एंगल बनाती है। तो ये देखें, ये OA OC पे परपेंडिकुलर बना रहा है तो ये 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 और एंगल 2 आपस में मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो हम कहेंगे कि मेजरमेंट एंगल 1 प्लस मेजरमेंट एंगल 2 इक्वल्स 90 डिग्री। हम यूं भी कह सकते हैं। अब एक चीज यहां आप याद रखिएगा कि अगर एक अकेला एंगल 90 डिग्री बनाएगा तो हम उसे कहते हैं राइट एंगल, लेकिन अगर दो एंगल आपस में मिलके 90 डिग्री बनाएंगे तो वो एडजेसेंट एंगल्स होंगे जो कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ऑब्जेक्टिव में आपसे डेफिनेशन के हवाले से भी पूछा जा सकता है और यह भी पूछा जा सकता है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 30 डिग्री इज, यानी आप बताएं कि इस 30 में मैं कितना ऐड करूं कि ये 90 बन जाए। आप 90 से 30 को माइनस करें, 90 में से 30 को माइनस करेंगे तो 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। अगर पूछा जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री तो आप आंसर लिख देंगे 10, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 70 डिग्री तो आप आंसर लिख लेंगे 20 डिग्री। दोनों एंगल को ऐड अप करने से 90 डिग्री बनना चाहिए। सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल्स भी एडजेसेंट एंगल की टाइप है। सो व्हेन सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज 180 डिग्री दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। यहाँ पे वही बात के स्ट्रेट लाइन मौजूद है, आप स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स को देख रहे हैं तो ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। एंगल 1 है और एंगल 2 है, इसमें एक कॉमन आर्म है और कॉमन वर्टेक्स है इनका, इसलिए ये एडजेसेंट एंगल है। लेकिन क्योंकि दो एडजेसेंट एंगल जब आपस में मिलके 180 डिग्री बना लेते हैं तो हम उन्हें कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल में एंगल 1 और एंगल 2 एड अप होके 180 डिग्री बना रहे हैं। सिमिलरली आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है कि सप्लीमेंट ऑफ 80 डिग्री, अब आप इसे 180 से माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 100। अगर कहें कि सप्लीमेंट ऑफ 90 डिग्री तो आंसर आ जाएगा 90 डिग्री, सप्लीमेंट ऑफ 100 डिग्री आंसर आ जाएगा 80 डिग्री। यानी आपको ऑब्जेक्टिव में दिया जा सकता है। जो हमने यहाँ डिस्कस किया कि अगर एक एंगल अकेला 90 डिग्री बनाएगा तो उसे हम राइट एंगल कहेंगे, लेकिन अगर दो एंगल मिलके 90 डिग्री बनाएंगे तो उसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहेंगे। सिमिलरली अगर एक अकेला एंगल ही 180 डिग्री बना रहा है तो उसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं, लेकिन अगर दो एंगल मिलके आपस में 180 डिग्री बनाते हैं तो उन्हें हम सप्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं।
अब हम डिस्कस करेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स को शॉर्ट फॉर्म में वर्टिकल एंगल्स भी कहा जाता है। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। टू एंगल्स हुज आर्म्स फॉर्म टू पेयर्स ऑफ अपोजिट रेज आर कॉल्ड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, यानी ऐसे दो एंगल जिनकी आर्म्स जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शंस में होती हैं। आप इसे दूसरे तरीके से डिफाइन करना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर फॉर्मिंग फोर एंगल्स सो द अपोजिट एंगल्स आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। जब दो लाइंस एक दूसरे को कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, तो उनसे अपोजिट बनने वाले एंगल्स वर्टिकल एंगल्स कहलाते हैं। हमने यहाँ देखा, जैसे मैंने इसे एंगल 1 का नाम दिया और इसे एंगल 2 का नाम दिया, तो ये वर्टिकल एंगल्स हैं। वर्टिकल एंगल्स हमेशा मेजरमेंट के हिसाब से इक्वल होते हैं। अगर मैं इसे एंगल 3 और इसे एंगल 4 का नाम दूं तो 3 जो है वो 4 के बराबर होगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया कि 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल 2। फिर इसके बाद हम देखेंगे ट्रायंगल को। तो व्हाट इज अ ट्रायंगल? ट्रायंगल इज अ फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस, यानी एक ऐसी फिगर जो 3 स्ट्रेट लाइन से बाउंड हुई भी हो उसे ट्रायंगल कहा जाता है। ट्राई का मतलब 3, एंगल यानी आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अ फिगर विच हैज़ गॉट 3 एंगल्स इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब हम ट्रायंगल आपके सामने बनी हुई है, आप देख सकते हैं कि ये इसके एंगल्स हैं और ये जो पॉइंट्स जहां ये ज्वाइन कर रहे होते हैं इन्हें वर्टेक्स कहा जाता है। ये ए बी सी 3 डॉट्स हमने लगाए और इन्हें आपस में ज्वाइन किया तो एक ट्रायंगल बन गई। फिर हम देखते हैं कि ट्रायंगल की डिफरेंट टाइप्स हैं। ट्रायंगल की टाइप्स के लिए पहले हम अकॉर्डिंग टू एंगल्स देखेंगे और फिर दूसरे इसके बाद अकॉर्डिंग टू साइड्स भी स्टडी करेंगे। अकॉर्डिंग टू एंगल्स में हमने देखा कि अगर एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों एंगल एक्यूट होंगे तो उसे एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। मीन्स अ ट्रायंगल विच हैज़ गॉट ऑल एक्यूट एंगल्स इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें सिर्फ एक राइट एंगल होगा, उसे राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाएगा। यानी अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। आप देख सकते हैं कि ये इसमें एक राइट एंगल है। देन ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल मींस अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज ऑब्ट्यूज इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ये ट्रायंगल आपके सामने मौजूद है, इसमें ये ऑब्ट्यूज एंगल था। और इसके अलावा जब हम यहाँ बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल की तो सिर्फ इसमें एक राइट एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक ऑब्ट्यूज एंगल है। इसके अलावा बाकी जो एंगल होंगे वो एंगल एक्यूट एंगल्स कहलाएंगे। अब आप देखें, हमें यहाँ पे देखना है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल एक्यूट हैं, लेकिन राइट एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल राइट है, बाकी 2 एंगल एक्यूट हैं। इसी तरह ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में सिर्फ एक एंगल ऑब्ट्यूज है, बाकी एंगल एक्यूट हैं। यहाँ आप एक स्टेटमेंट भी अपने पास लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, और वो इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। हम कहेंगे सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। हम किसी भी एंगल को जब आप उसके तमाम किसी भी ट्रायंगल के तमाम एंगल्स को जब आप ऐड करेंगे तो आपको उसका सम हमेशा 180 डिग्री मिलेगा। फिर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू साइड्स। अकॉर्डिंग टू साइड हम पहली टाइप डिस्कस करते हैं स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है जिसमें कोई साइड बराबर नहीं होती। अ ट्रायंगल हुज नो साइड इज इक्वल इज कॉल्ड स्केलेन ट्रायंगल। ये एक ट्रायंगल आपके सामने बनी हुई है, अज्यूम करें कि ये 3 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, यानी हर साइड अलग अलग है, यानी कोई साइड आपस में बराबर नहीं है। ऐसी ट्रायंगल को हम स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रायंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स में हम आइसोसेलेस ट्रायंगल को देखते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसमें 2 साइड्स इक्वल हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे आप देख सकते हैं कि मैंने ए बी और बी सी को 4 सेंटीमीटर रखा, जबकि ए सी 5 सेंटीमीटर, यानी 2 साइड्स बराबर हैं, तो उसे आइसोसेलेस ट्रायंगल कहा जाएगा। हम डेफिनेशन देखेंगे कि अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट इज कॉल्ड आइसोसेलेस ट्रायंगल। फिर हम बात करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल की। इक्विलेटरल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, तमाम की तमाम साइड्स बराबर होंगी। आप इसकी फिगर को देख के समझ सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर, यानी जब तमाम साइड्स बराबर हो जाएं तो फिर हम कहेंगे कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। यहाँ ट्रायंगल्स को एंड करते हैं और नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। हम देखते हैं कि क्वाड्रिलेटरल क्या है।
जैसे हमने पढ़ा कि अ फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड अ ट्रायंगल। अब हम कहेंगे कि अ फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल यानी इसमें ये आपके सामने एक शेप बनी हुई है, ये शेप 4 स्ट्रेट लाइन से बाउंड हुई हुई है, इसे क्वाड्रिलेटरल कहा जाएगा। अमूमी तौर पे हमारे जहन में आता है कि अगर हम 4 साइड्स की बात करें तो हमारे जहन में रेक्टेंगल या स्क्वायर की बात आ जाती है। तो ये याद रखिएगा कि रेक्टेंगल और स्क्वायर क्वाड्रिलेटरल की टाइप्स हैं और उनकी कुछ क्वालिटीज़ हैं जिसे हम आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे, जिससे आपको पता लगेगा कि वो 4 साइड्स हैं और वो क्वाड्रिलेटरल की टाइप किस तरीके से हैं। हम देखते हैं कि अ फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल, तो फिर हम उसकी क्लासिफिकेशन या उसकी टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। पैरेललोग्राम एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें अपोजिट पेयर जो साइड्स हैं वो आपस में बराबर हैं। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि ए डी और बी सी जो है ये आपस में पैरेलल होंगी, इसी तरह ए बी और डी सी भी आपस में पैरेलल होंगी। ना सिर्फ ये पैरेलल होती हैं बल्कि ये इक्वल भी होती हैं। तो हम कहेंगे कि अ क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड अ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम को सिंबॉलिकली ऐसे लिखा जाता है, डबल लाइंस ड्रॉ की जाती हैं, पैरेलल लाइंस जिसे हम कहते हैं, इसमें एम का सिंबल लिखा जाता है जिसका मतलब है पैरेललोग्राम, और इसका नाम ए बी सी डी पैरेललोग्राम का नाम लिखा जाएगा। फिर हम बात करते हैं रेक्टेंगल की। अगर एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसका हर एंगल 90 डिग्री का बन जाए तो उसे हम रेक्टेंगल कहेंगे। अ पैरेललोग्राम हुज ऑल एंगल्स आर राइट इज कॉल्ड अ रेक्टेंगल। रोम्बस की डेफिनेशन देखते हैं। रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिसमें तमाम साइड्स बराबर होती हैं, और अगर हम रोम्बस की हर एंगल को 90 डिग्री कर देंगे तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों डेफिनेशंस आप सामने देख सकते हैं कि रोम्बस इज अ पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और हम कहते हैं कि एक ऐसा रोम्बस जिसके तमाम एंगल 90 डिग्री के हैं तो वो एक स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद क्वाड्रिलेटरल की एक और टाइप जिसे हम ट्रेपेजॉइड कहते हैं उसको स्टडी करते हैं। आप देखेंगे कि ऐसी शेप, ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें अपोजिट साइड्स लेकिन सिर्फ एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड, जैसे डी सी ए बी के पैरेलल है, लेकिन इसके अगेंस्ट आप देखें ए डी और बी सी आपस में पैरेलल नहीं है। तो अ क्वाड्रिलेटरल हुज ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल इज कॉल्ड ट्रेपेजॉइड। इसके अपोजिट जब आप देखते हैं पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम में अगर आप देखेंगे तो उसमें डी सी और ए बी तो पैरेलल होगा, लेकिन उसके अलावा ए डी और बी सी भी आपको पैरेलल मिलेगा, और वो ना सिर्फ पैरेलल होंगे बल्कि कॉन्ग्रुएंट भी होंगे। जब हम यहाँ बात करते हैं ट्रेपेजॉइड की, तो ट्रेपेजॉइड की एक टाइप जिसे हम आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड कहते हैं, मैंने हाईलाइट करके लिख दिया कि नॉन पैरेलल साइड ये और ये नॉन पैरेलल साइड्स हैं। ए बी और डी सी पैरेलल साइड्स हैं, यानी आपस में पैरेलल हैं, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। जबकि अगर आप इस साइड को बढ़ाएं और इस साइड को बढ़ाएं तो ये ऊपर जाके कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे, इसलिए इन्हें नॉन पैरेलल साइड्स कहा जाता है। तो ये अगर सपोज 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर है, तो आप देख सकते हैं कि जब नॉन पैरेलल साइड्स आपस में बराबर हो जाएंगी तो हम उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड। हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी ट्रायंगल की। ट्रायंगल की डेफिनेशन हमने देखा कि अ फिगर बाउंडेड बाय 3 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड ट्रायंगल। फिर हमने क्वाड्रिलेटरल की डेफिनेशन पढ़ी जिसमें हमने देखा अ फिगर बाउंडेड बाय 4 स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अब आप इसी डेफिनेशन को आगे बढ़ाते जाएं तो आपको ये मिलेगा पेंटागन। अ फिगर बाउंडेड बाय 5 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड पेंटागन। अ फिगर बाउंडेड बाय 6 स्ट्रेट लाइंस इज कॉल्ड हेक्सागन। अ फिगर बाउंडेड बाय 7 straight lines is called heptagon. A figure bounded by 8 straight lines is called octagon. A figure bounded by 9 straight lines is called nonagon. And a figure bounded by 10 straight lines is called decagon. आई होप आज का लेसन आपको पसंद आया होगा। तमाम डेफिनेशंस पे हमने डिटेल डिस्कशन की और उनको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश की। जितने भी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री थे, आई होप आपको तमाम अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे। आई होप इसी तरह आप अगली वीडियो का भी वेट करेंगे। टिल देन सी यू एंड अल्लाह हाफिज़।